वेलकम डियर स्टूडेंट्स। अब आपको पता है कि आपके पेपर होने वाले हैं, तो इसलिए कमर कस करके तैयारी में लग जाइए। और हम तो लगे ही हुए हैं आप लोगों के साथ। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए। बोलता है हाउ इज द टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल कैलकुलेटेड। कैसे निकालोगे, कैलकुलेटेड कैसे करोगे? तो बेसिकली क्या होता है, कैपिटल बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल्स एसेट्स होते हैं। नियम क्या है कि कैपिटल में सारा लायबिलिटी ऐड करोगे तो एसेट्स आते हैं। तो बेसिकली अगर निकालना है कैपिटल तो क्या करोगे, एसेट में से लायबिलिटी माइनस कर दोगे। अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, हाउ इज द टोटल अमाउंट ऑफ लायबिलिटी कैलकुलेट। लायबिलिटी कैसे निकालोगे? तो सेम जो अभी पहला क्वेश्चन देखा था उसी क्वेश्चन का फॉर्मेट है, सेकंड फॉर्म में। ठीक है, तो निकल जाएगा आपसे लायबिलिटी इक्वल्स एसेट माइनस कैपिटल। इसी में अमाउंट दे देगा कि मान लो एसेट जो है 50,000 है, कैपिटल जो है वो 20,000 का है, लायबिलिटी बताओ। तो आप माइनस करके बता देना कि भाई 30,000 रुपया होगा। डन। एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट को हिंदी में कहते हैं पूंजीगत प्राप्ति। अब ये जो चीज अभी आप पढ़ रहे हो ना, ये 12th में भी पढ़ोगे, जब आप बजट पढ़ोगे इकोनॉमिक्स का तब पढ़ोगे ये चीज। तो ये समझ लेना कैपिटल रिसिप्ट क्या है। अगर कोई एसेट बेच करके, कोई एसेट को बेच करके पैसा आए, या कोई लोन लेकर के पैसा आए, तो समझ लेना कि वो कैपिटल रिसिप्ट है। दूसरा क्या होता है, अगर मैं पूछूंगा कि दूसरा कौन सा रिसिप्ट होता है, आप फटाक से बोलोगे कि सर उसको रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। द अमाउंट रिसिप्ट बाय लोन्स, जो कि मैंने एग्जांपल यहां लिखा है। द अमाउंट रिसिप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट। एसेट को बेच लो या इन्वेस्टमेंट को बेच लो तो उससे जो पैसा मिलेगा उसको कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मेंशन डिफरेंट टाइप ऑफ लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी और कंटिंजेंट लायबिलिटी। अब मैं पूछूंगा कि एग्जाम्पल भी दीजिए आप। चलिए आप बताइए मुझे फटाफट से एग्जाम्पल। तो करंट लायबिलिटी में सर बीपी आ जाएगा, बिल्स पेबल। सर ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो आ जाएगा। नॉन करंट लायबिलिटी में तो सर ये लॉन्ग टर्म का है, तो इसमें सर डिबेंचर आ जाएगा, जिसको हिंदी में कहते हैं ऋण पत्र। ये आपने ये बिजनेस में पढ़ा होगा, डिबेंचर। ठीक है, या प्रेफरेंस शेयर या इक्विटी शेयर। अब यहां पर आ जा रहा है इक्विटी और प्रेफरेंस। अब यहां पर ये एक बहुत अच्छा वर्ड आ रहा है कि कंटिंजेंट लायबिलिटी। देखो, सबसे पहली बात जो मैं कंटिंजेंट लायबिलिटी के बारे में बताऊंगा वो ये बताऊंगा कि कंटिंजेंट लायबिलिटी को बैलेंस शीट में शो नहीं करते हैं। अब सर ये क्या चीज होता है? सोचो कि आपने कोई बिल को समय से पहले डिस्काउंट करवा लिया, अभी उस बिल का डेट नहीं पूरा हुआ है, और तो अगर मान लो कि जिसने आपको वो बिल दिया था, जिसने बिल पे एक्सेप्टेंस दी थी, ठीक है, वो डिसऑनर हो गया, बिल वो व्यक्ति जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया, अब तो वो आपको ही देना पड़ेगा वो पैसा, तो वो कंटिंजेंट लायबिलिटी हो गया। या कभी अगर आप किसी को लोन दिलाने के लिए गारंटर बनते हो, लोन दिलाने के लिए अगर आप गारंटर बने हो, तो जब तक वो व्यक्ति लोन का रिपेमेंट नहीं कर देता है बैंक को, तब तक के लिए वो आपका कंटिंजेंट लायबिलिटी है। ये क्या होता है कंटिंजेंट लायबिलिटी? जिसका हैपनिंग या नॉन हैपनिंग किसी इंसिडेंट पे बेस्ड है। क्या है इसका हैपनिंग? कि ये हमको पे करना पड़ेगा नहीं, या वो एक इंसिडेंट पे बेस्ड है, उसको कंटिंजेंट लायबिलिटी कहते हैं। क्लियर? चलो आगे आओ। व्हाट इज द स्क्रैप वैल्यू और रेजिडुअल वैल्यू ऑफ एन एसेट? किसी भी स्क्रैप वैल्यू क्या होता है? कोई भी मशीन यूज करोगे, बेकार हो गया। बचपन में आप साइकिल चलाते थे, टूटा फूटा कितनी बार गिरा, ठीक है, फिर भी उसका वैल्यू 0 नहीं हुआ। अगर आप कबाड़ी के भाव भी बेचोगे, लोहा के भाव भी बेचोगे, तो कुछ पैसा आएगा, तो वो जो पैसा है वही स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू कहलाता है।
द स्क्रैप वैल्यू और रेजिडुअल वैल्यू ऑफ एन एसेट इज द एस्टिमेटेड सेल वैल्यू ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। एक मशीन है, 10 साल उसका लाइफ है, 10 साल आपने उसको यूज कर लिया, ठीक है, बीच में कई बार रिपेयर हुआ, टूट फूट हुआ, उसके बावजूद भी जब आप उसको बेचने जाओगे उससे कुछ तो पैसा आएगा, वो उसका स्क्रैप वैल्यू है। और क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। बोलता है डिप्रिशिएशन जो है वो कैसे निकालोगे, तो क्या होगा कि कॉस्ट ऑफ एसेट, उसमें स्क्रैप वैल्यू और उसको उसके लाइफ से डिवाइड कर दो। कॉस्ट ऑफ एसेट जो है, कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस करो और उसको उसके लाइफ से डिवाइड करो, तो डिप्रिशिएशन पर ईयर आ जाएगा, डेप्थ पर ईयर। और डिप्रिशिएबल कॉस्ट क्या है, तो वो कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू। क्लियर? विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज फॉलोड अंडर सिंगल एंट्री एंड ऑल्सो इन डबल एंट्री? तो मॉनिटरी यूनिट प्रिंसिपल जो है वो दोनों ही जगह लगता है। कोई भी ट्रांजेक्शन जो है उसको आप मनी में मेजर करते हो। क्लियर बात है ना? विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज नेग्लेक्टेड अंडर सिंगल एंट्री एंड फॉलोड इन डबल? तो नाम ही है डबल, तो उसमें डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, सिंगल में ये चीज नहीं होता है। Which two methods are used in determining profit and loss in a single entry system? तो सिंगल एंट्री सिस्टम में प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला है? तो सर क्लोजिंग कैपिटल में सर ड्राइंग ऐड करते हैं, उसमें से ओपनिंग कैपिटल माइनस करते हैं, ओपनिंग कैपिटल माइनस किया, और क्या, अगर कोई एडिशनल कैपिटल डाला है तो उसको भी माइनस कर लो, प्रॉफिट आ जाएगा। ये फॉर्मूला होता है। सिंगल एंट्री का जो शुरू का क्वेश्चन है ना, अप टू क्वेश्चन नंबर 7, हाँ, वो इसी पे बना है। और उसके बाद आपको जो नेक्स्ट के क्वेश्चन है उसमें क्या करना पड़ता है, तो उसमें आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना पड़ता है। तो पहला स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और दूसरा कन्वर्जन मेथड। कन्वर्जन मेथड जो है इस साल सिलेबस में डिलीटेड है, कोविड को लेकर के इसे भी हटा दिया गया है, तो इसके चक्कर में मत पड़ना। मतलब अगर टीएस ग्रेवाल को फॉलो कर रहे हो आप लोग, तो क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 26 तक को अच्छे से देख लेना, कुछ एक शुरू के एग्जाम्पल भी देख लेना, जो लास्ट के क्वेश्चन है उन्हें मत करना। क्लियर? द सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंट इज मेंटेन्ड बाय, कौन मेंटेन करता है? तो कंपनी तो कभी नहीं करेगी, सोसाइटी को भी कोई मतलब नहीं है, गवर्नमेंट भी कभी नहीं करता, ये सोल प्रोप्राइटरशिप में ही होता है। क्लोजिंग स्टॉक इज शोन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये तो मैं अपने कम से कम 50 वीडियो में ये बता चुका हूं कि कॉस्ट प्राइस या रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेजर, जो कम होगा। और इसके पीछे मैं कंसेप्ट अगर पूछूंगा तो आप बोलोगे कि सर ये किसको बोलते हैं, कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस, सावधानी की अवधारणा। हाँ, प्रूडेंस कंसेप्ट रहता है। अगर मैं बोलूंगा कि प्रूडेंस कंसेप्ट पे एक लाइन लिखो, तो क्या लिखोगे कि डू नॉट एंटिसिपेट फॉर एनी प्रॉफिट बट मेक प्रोविजन फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। क्लियर? बोलता है कि ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं? तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं जीपी निकालने के लिए, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। बोलता है 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नाम बताओ, तो ट्रेडिंग एंड पीएनएल और बैलेंस शीट, ये जो है ये आपका होता है। तो व्हाट इज मेंट बाय एरर ऑफ प्रिंसिपल? एरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या है? एरर ऑफ प्रिंसिपल, रुक जाओ थोड़ा सा, ये थोड़ा ज्यादा ऊपर आ गया। हाँ, यहाँ क्वेश्चन देखो, चलो उस क्वेश्चन को देखते हैं, पहले इसको देख लो। व्हाट आर कंपाउंड वाउचर? कंपाउंड वाउचर आर दोज वाउचर दैट रिकॉर्ड डिफरेंट सिंगल और मल्टीपल डेबिट क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ये क्वेश्चन पूछ सकता है इस बार, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ डे बुक्स? तो डे बुक्स जो है वो उसमें परचेज बुक रहता है, सेल्स बुक रहता है, सेल्स रिटर्न बुक रहता है, और जर्नल प्रॉपर रहता है। ये देखो इतने सारे हैं। कौन कौन सा? परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, जर्नल प्रॉपर, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक और कैश बुक।
इनको सारा को डे बुक कहा जाता है। ठीक। डिफाइंड द बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट को डिफाइन करने बोल रहा है। तो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जो है एक ऐसा है जो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है बैंक और कस्टमर के बीच में है, और उसको क्या करता है, रिकॉन्साइल करता है। अगर कोई डिफरेंस हुआ है तो उसको देखता है कि डिफरेंस क्यों आया। बोलता है व्हाट इज द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस क्या होता है। तो ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट बैलेंसिंग डेबिट एंड क्रेडिट फ्रॉम लेजर अकाउंट्स एंड इज प्रिपेयर एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। वैसे तो आप कभी भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है। एक्सप्लेन द वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ एरर, 4 तरह के एरर होते हैं, देख लो इन्हें अच्छे से। ठीक है, डेफिनेशन में पूछ सकता है। तो सबसे पहला एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन जो उसमें क्या हुआ, जोड़ घटाव की गलती हुई, पोस्टिंग की गलती हो गई। एरर ऑफ ओमिशन में क्या होता है कि कोई चीज छूट गया, या तो पूरा छूटा या थोड़ा सा। एरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या होता है कि आपने कैपिटल रिसिप्ट को रेवेन्यू रिसिप्ट मान लिया, रेवेन्यू रिसिप्ट को कैपिटल रिसिप्ट मान लिया, या वाइस वर्सा। एक्सपेंडिचर में भी वही किया। और कंपनसेटिंग एरर में क्या हुआ है कि 2 या 2 से ज्यादा गलतियां हुई हैं और उन्होंने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया है। सीक्रेट रिजर्व क्या होता है, और ये सिर्फ ये भी पूछेगा कि सीक्रेट रिजर्व कौन बना सकता है, कौन बनाएगा। तो मैं बता दे रहा हूं, सीक्रेट रिजर्व जो है वो बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं, और सीक्रेट रिजर्व जो है वो सिर्फ बैंकिंग कंपनी बना सकती है, इंश्योरेंस कंपनी बना सकती है, और कोई नहीं बनाएगा। ठीक है। यहां पर एक और क्वेश्चन बनता है, कि रिजर्व को लायबिलिटी में क्यों शो करते हैं। तो रिजर्व को लायबिलिटी में इसलिए शो करते हैं क्योंकि वो प्रॉफिट का पार्ट है जो कि बांटा नहीं गया। बिल ऑफ एक्सचेंज का कैरेक्टरिस्टिक्स राइटिंग में होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, डेट फिक्स होना चाहिए, साइंड बाय द ड्रॉई ऑफ द बिल, शुड बी साइंड बाय द ड्रॉअर ऑफ द बिल। बैलेंस शीट का डेफिनेशन पूछ रहा है। बैलेंस शीट का डेफिनेशन को अभी आप थोड़ा सा पढ़ो, फिर मैं इसके बारे में बात करता हूं। चलो इसको पहले पढ़ो क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन को, फिर मैं बात करता हूं अभी। हाँ सॉरी। तो बैलेंस शीट जो है उसमें क्या है कि बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जो कि लायबिलिटीज को शो करता है, एसेट्स को शो करता है, इसको मिरर भी कहते हैं, शेयर होल्डर के इक्विटी को भी शो करता है। इसमें 2 मेजर ग्रुप होते हैं, एसेट्स का ग्रुप जिसमें नॉन करंट एसेट और करंट एसेट आते हैं। करंट एसेट में क्या क्या है वो भी आपको पता है कि कैश, बीआर, स्टॉक, डेटर। और नॉन करंट एसेट जो है उसमें क्या है, तो जो फिक्स एसेट जिसको बोलते हैं वो है। डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन, इसका काम क्या है, क्या करता है, तो फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, और एसेट और लायबिलिटी साइड होता है। तो ये था। बिल ऑफ एक्सचेंज वाला जो है उसको देख लो कि क्या है उसका फीचर, पूछेगा आपसे कि राइटिंग डॉक्यूमेंट है, अनकंडीशनल होना चाहिए, पेमेंट फिक्स होना चाहिए, और ड्रॉई से साइन होना चाहिए, ड्रॉअर का भी साइन रहेगा। तो यही सारे क्वेश्चन थे। देख लो, अगर जरूरत है कहीं तो स्क्रीनशॉट भी ले लो। डिप्रिशिएशन का 2 मेथड बोलता है, वैसे तो बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन आप 11th में हो तो आपके लिए स्ट्रेट लाइन मेथड, इसको SLM बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी है। और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, इसका दूसरा नाम WDV या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहा जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट टाइप फॉर्मूला पे काम करता है। ओके, तो यही था। चलिए, थैंक यू। पेपर आ गए भाई, तो थोड़ा सा तैयारी अच्छे से कर लो आप लोग।